हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो बच्चों के हिंदी के जो 11th बायोलॉजी उसकी मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। अब इसमें देखो फर्स्ट इकाई है यूनिट और उसका नाम है जीव जगत में विविधता। जीव जगत आप जानते ही हो कि जो भी जीवित चीज है वो अगर अभी आपसे कहा जाए तो आप आसपास देखोगे तो बहुत सारे जीव हमें मिलेंगे और उनमें अलग अलग तरीके की आपको विविधता मतलब विभिन्नता दिखाई देगी। अब ये जो यूनिट है इस यूनिट में जो है आपको 4 लेसन है। जो फर्स्ट वाला है वो जीव जगत है, दूसरा वाला है उसमें जीव जगत का वर्गीकरण है, तीसरे में वनस्पति जगत है और चौथे में प्राणी जगत है। तो ये देखो कुछ चीजें जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रखा है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों को आप छोटी क्लासेस में पढ़ भी चुके हो कि क्या सजीव होता है क्या निर्जीव होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उसके बाद अपन देखो स्टार्ट कर रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर और उसमें पहले जो है एक साइंटिस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, अर्नेस्ट मेयर। और ये जो मेयर हैं इन्होंने विभिन्नता या जो विविधता है उस पर बहुत सारा काम किया था। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे भी रखा है इनका जन्म हुआ 5 जुलाई को। फिर उसके बाद में इनको 20वीं शताब्दी का डार्विन नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, जिनने की प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन वाला अपना दिया था कि जो प्रकृति है वो हमेशा अच्छी चीजों का ही सिलेक्शन या चयन करती है। तो इसलिए वो पुराने थे और ये नए थे, इसलिए इनको 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा गया। और इन्होंने बहुत सारा जैसे अब कुछ चीज में दे भी देखा है कि 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने कला और विज्ञान में नौकरी की। फिर उसके बाद में इन्होंने जूलॉजी पे काम किया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इन्होंने विविधता के बारे में बहुत सारी चीजें दी। और अभी आप आगे देखोगे तो इन्होंने इतनी सारी प्रजाति हैं उन प्रजाति के बारे में लिखा। और उसके बाद भी इन्होंने ये कहा कि ये जो डिस्कवरी है ये केवल 20% ही है, इससे भी कई ज्यादा जो है चीजें यहाँ पर आती हैं। अब हालांकि ऐसा आता नहीं है लेकिन फिर भी नीट वीट के हिसाब से कभी कभी आ जाता है कि इनको कौन कौन से प्राइज मिले। तो 1983 में इनको जो है बॉलजन प्राइज, 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज, फिर 1990 में कॉफर्ड प्राइज। तो ये कुछ जो है यहाँ पर चीजें हैं। फिर उसके बाद में आप देखो अब अपन जो है अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है जीव जगत। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में जितना चीज है वो अधिकतर क्वेश्चन पे आधारित बहुत ज्यादा है कि जीव क्या है। सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाए तो जीव क्या है, तो जीव अगर अभी मैं आपसे पूछूं तो आप ये कहोगे जो चल सकता है, जो कि क्या करना चाहिए, रिप्रोडक्शन कर सकता है यानी कि जनन कर सकता है, चल सकता है, वृद्धि कर सकता है। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, जीव। और उससे अपोजिट अगर निर्जीव कहा जाता है तो आपको पता है कि वो सजीवों की तरह वृद्धि नहीं कर सकते, जनन नहीं कर सकते, उनमें कोई गतिविधि नहीं दिखाई देती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके अंतर से हम जीव और निर्जीव में जो है अंतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए जो है यहाँ सबसे पहले आपको जीव क्या है क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है। तो जीव का करते यहाँ पे बहुत सारी जो कैरेक्टर हैं, बहुत सारे जो लक्षण है उससे हमें पता लगता है। तो यहाँ पे भी दे रखा है वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना, अनुकूल क्रिया, ये सारी जो चीजें हैं वो किसके लक्षण हैं, जीवों के। तो ये आप इसको अंडरलाइन कर लो कि वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना, अनुकूल उनकी क्रिया करना, ये सारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं। ये सारे अद्भुत लक्षण किसके होते हैं, जीवों के होते हैं। उसके अलावा उपापचय, जो हमारे शरीर के अंदर जो भी रासायनिक क्रियाएं वगैरह होती हैं, ये सारे जो लक्षण है वो क्या है, जीव के। और अगर ये हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, सजीव कहलाती है। अब उसमें देखो कुछ कैरेक्टर जो है यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं। तो जैसे मान लीजिए पहला अपन जो लक्षण लेते हैं
वो लक्षण क्या है कि सभी जीव वृद्धि करते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई चीज है वो छोटी से बड़ी होती है। अब जैसे चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सभी में जो है वृद्धि होगी। पहले वो छोटी होगी, बाद में वो बड़ी होगी और फिर धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है अपने आयु के अनुसार। तो ये चीज क्या कहलाती है कि सभी सजीव वृद्धि करते हैं। अब इसमें जैसे दे भी रखा है कि प्राणियों में वृद्धि कुछ समय तक की होती है। तो आपको पता है कि अपन भी हैं, तो अपन कहते हैं 18 साल तक जो है वृद्धि होती है, उसके बाद में वृद्धि नहीं होती है। तो कुछ कोशिकाओं की भी आयु होती है, तो एक समय तक तो वो वृद्धि करती है, उसके बाद में उसमें वृद्धि नहीं होती है। फिर यहाँ पे देखो एक कोशिकीय जीव हैं, तो वो वृद्धि कैसे करते हैं कि उनके अंदर जो है कोशिका विभाजन होता है और वो 1 से 2 में बदल जाते हैं, उनके आकार में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से जो छोटे जीव हैं उनमें भी इस तरह की वृद्धि पाई जाती है। जबकि अगर निर्जीवों में देखो तो आपको ऐसी कोई भी वृद्धि जो है दिखाई नहीं देगी। अगर आप एक पत्थर रखते हो तो वो हमेशा जो है उसी आकार में, उसी जो है आकृति में आपको दिखाई देगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। तो ये चीज किसकी है? निर्जीव की। फिर उसके बाद में जो दूसरा लक्षण है वो लक्षण किसका है? जनन का। अब जनन आप जानते हो कि अपने जैसी ही संतति को उत्पन्न करना। यहाँ पे देखो डेफिनेशन भी दी हुई है, बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ है अपनी संतति उत्पन्न करना। और ये संतति जो है लगभग माता पिता से मिलती जुलती होती है। ये हम उच्च वर्ग के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम निम्न वर्ग में देखें तो वैसे आपको पता भी होगा कि अगर जनन है तो 3 तरीके का जनन होता है। एक होता है कायिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। तो कायिक जनन जो है वो हमें उच्च वर्ग में ज्यादा मिलेगा, जिसे अपन कायिक प्रवर्धन कहते हैं। खैर यहाँ अपन को वो चीज नहीं डिस्कस करनी है। आपके इसमें अलैंगिक जनन दिया हुआ है, तो जो निम्न वर्ग के हैं, जैसे कवक का यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कवक है, उसमें बहुत सारे बीजाणु बनते हैं और वो बीजाणु अंकुरित होके वापस से उसी जंतु या उसी पौधे का निर्माण करते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। फिर उसमें एक एग्जाम्पल आपका ईस्ट और हाइड्रा का दे रखा है। ईस्ट तो हो गई आपके कवक, फिर यहाँ पे एक हाइड्रा का दे रखा है। तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा, तब हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक जंतु है जिसमें कि छोटी छोटी अतिवृद्धि हो जाती है और इन अतिवृद्धि को हम क्या बोलते हैं? मुकुलन। और ये जब अपने शरीर से अलग हो जाती है तो ये वापस से नए जंतु का निर्माण करती है, तो वो चीज कहलाती है मुकुलन। फिर उसके बाद में दे रखा है प्लेनेरिया, इसको इम्पोर्टेंट कर लो। प्लेनेरिया एक चपटा कृमि या प्लेटी हेलमिंथी, जो अभी आप डिवीजन पढ़ोगे उसमें आपके आएगा। तो ये क्या है? एक तरीके का इसमें वास्तविक पुनर्जनन। वास्तविक पुनर्जनन क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि जो छिपकली है उसकी पूंछ टूट जाती है तो वापस से आ जाती है, तो वो कहलाता है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। तो इस प्लेनेरिया में जो है अगर ये टूट जाता है तो वापस से ये अपने अंग को प्राप्त कर लेता है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पुनर्जनन। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जितने हमारे निम्न वर्ग के पौधे हैं, जैसे शैवाल है जिसको अपन एल्गी बोलते हैं, फिर उसके बाद में मॉस, ये ब्रायोफाइटा है, ठीक है। तो इनमें अगर हम तोड़ के इसको अलग कर दें तो प्रत्येक खंड जो है नए पौधे का निर्माण करेगा, और इस विधि को हम क्या बोलते हैं? विखंडन विधि। फिर उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल आपके दिए हुए, जैसे यहाँ जीवाणु है, बैक्टीरिया का दे रखा है, एक उसके शैवाल है, अमीबा है। तो ये भी क्या करते हैं? इनमें भी जब इनको अनुकूल परिस्थिति, एक ध्यान रखना आपको, अनुकूल और प्रतिकूल 2 परिस्थिति होती हैं। तो अनुकूल कौन सी होती है? जिसमें जनन करते हैं, और जो प्रतिकूल होती है उसमें जनन नहीं करते हैं। तो अनुकूल परिस्थिति जैसे ही आती है वैसे ही ये छोटे जो जीव हैं ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? जनन। फिर उसके बाद में देखो एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि कुछ जो जीव हैं
उनमें जनन क्रिया नहीं पाई जाती है। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जैसे खच्चर दे रखा है, बंध्य कामकर, मधुमक्खी, अनुवर्व, मानव युगल। तो ये एक्चुअली नाम थोड़े से वैसे लग रहे हैं। खच्चर आप जानते हो, खच्चर जो पहाड़ी इलाकों में मिलता है और इसको तैयार किया जाता है गधे और घोड़े से, और इनमें जो है जनन क्षमता नहीं पाई जाती है। यानी खच्चर अगर आपने बना लिया है कृत्रिम जनन द्वारा, तो ये जो बच्चा होगा खच्चर, ये नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकता। फिर उसके बाद में मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी में आपको पता है कि बहुत सारे तरीके के, जैसे रानी होती है, नर होता है, फिर श्रमिक होते हैं, सैनिक होते हैं। तो जो श्रमिक और सैनिक होते हैं वो जो हैं वो जननक्षम नहीं होते, यानी कि उनमें से बच्चे उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बंध्य, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्टेराइल। फिर उसके बाद में एक मानव युगल का भी दे रखा है कि ऐसे मानव या ऐसे मनुष्य जो बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, जिन्हें अपन बांझ बोलते हैं या नपुंसक बोलते हैं, तो वो भी जो हैं जिनमें जनन क्षमता नहीं पाई जाती है। तो ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसके बाद में फिर एक और लक्षण है उपापचय। ठीक है, उपापचय क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी आप केमिस्ट्री में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं पढ़ रहे हो, ऐसी ही रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर भी होती हैं। तो इन क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, उपापचय। और इन क्रियाओं में ऊर्जा खर्च भी होती है और ऊर्जा हमें प्राप्त भी होती है। तो ये सभी जो एक तरीके के आप क्या कहोगे, हमारे शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं, और उनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है या ऊर्जा उनसे ली जाती है। तो इन क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, उपापचयी क्रियाएं। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको दे भी रखी है डेफिनेशन कि हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं, और ये निर्जीवों में नहीं होती हैं। और जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हो तो पाचन क्रिया है, श्वास ले रहे हो तो श्वसन क्रिया है। ठीक है, तो इन सब क्रियाओं में ये रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे कि हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद में देखो एक और यहाँ पे लक्षण दे रखा है। यहाँ देखो एक और एग्जाम्पल, या आप इसको कह सकते हो हमारा लक्षण है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, यानी भौतिक, रासायनिक, जैविक, कि अभी आपको ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है या भूख लग रही है या और कुछ क्रिया हो रही है, तो ये हमारी जो संवेदनशीलता है, इस संवेदनशीलता का जो उद्दीपन होता है उस आधार पे हम काम यहाँ पर करते हैं। तो ये लक्षण भी जो है जीवों में अधिकतर पाया जाता है, और ये चाहे निम्न हो या उच्च वर्ग हो, सभी में, चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, किसी में दिखाई देता है किसी में नहीं दिखाई देता है, लेकिन उस आधार पे यहाँ पर जो है संवेदनशीलता पाई जाती है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल तो दे ही रखे हैं कि प्रकाश, पानी, ताप, प्रदूषक, इनके प्रति क्रिया। फिर उसके बाद में प्रोकैरियोटिक और से लेके जटिल यूकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है, ये अगर आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें कि केंद्रक सुविकसित प्रकार का नहीं होता है, उन्हें तो हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, और जिनमें सुविकसित प्रकार का होता है उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो ये सभी में आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे एक दे रखा है दीप्तकाल मौसमी प्रजनक। अब ये क्या है कि जैसे मान ली मनुष्य है, तो मनुष्य में आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको सभी मौसम में बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप जानवर की या जंतु की बात करो, तो जैसे अगर अपन कुत्ते का देखें तो बहुत गर्मी में मई जून के आसपास आपको इनके बच्चे दिखाई देंगे, या नवंबर दिसंबर में दिखाई देंगे। तो ये मौसमी, इनको ऐसे को क्या बोलते हैं, मौसमी। अब जैसे अभी पता है कि अब बारिश का मौसम है, तो इस समय बहुत सारे कीड़े हैं वो आएंगे। तो ये सारे जनन क्रिया जो है जब मौसम पे आधारित होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मौसमी प्रजक। लेकिन अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य एक सतत प्रजक है जिसपे कि मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो ये यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद में और हमारे पास में एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए
कि अगर हमारे कोई अंग है, वो अंग काम नहीं करता है, तो उसको काम करने के लिए हम तरह तरीके से जो है एपरेटस वगैरह काम में लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दे रखा है, हृदय फुफ्फुस को चलाने के लिए मशीनें लगाई जाती है। तो आजकल आपने नाम सुना होगा वेंटिलेटर वगैरह। तो वो इस तरीके की मशीनें हैं कि जब हमारे शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है तो उस डायलिसिस है जो कि किडनी या वृक्क के लिए काम में ली जाती है। तो ये इस तरीके की मशीनें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं जब हमारे अंदर अगर कोई काम नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से काम में नहीं हो रहा। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे आपको है। फिर उसके बाद में फिर है जीव जगत में विविधता। अब विविधता नाम थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर अपन वैसे देखें तो विविधता को आप क्या कहोगे? विभिन्नता। अब ये जो विभिन्नता है, इस विभिन्नता में अभी भी मैंने आपको बताया कि आप अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत तरीके के जंतु मिलेंगे, बहुत तरीके के पौधे दिखाई देंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। तो ये सारी चीज क्या कहलाती है? जीव जगत की विविधता। और इसमें देखो यहाँ पे दे भी रखा है कि अगर हम वैसे देखें तो 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक ये जीवों की जातियों की विविधता, ये पॉपुलेशन, ये जनसंख्या नहीं है, ये जातियों की इतनी प्रकार की जातियां। और ये जो अपन स्टार्टिंग में मेयर का देखा था, उन्होंने ये बताया था कि इतनी सारी जातियां हैं। और ये भी अभी ये मान के चलिए कि मुश्किल से 20-30% ही हमने डिस्कवरी कर पाई है। बाकी और भी कई मिलियंस जो हैं अपने पास में जातियां पाई जाती हैं। तो ये जैविक विविधता यही है कि हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जातियों का पाया जाना। अब ये जो जातियां पाई जाती हैं, अब हम इसका कैसे जो है अलग अलग इसको हम पहचाने। जैसे आपकी क्लास है तो आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सबका नाम वगैरह अलग है, उस हिसाब से हम उसको पहचानते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम प्रत्येक जीव की जाति को एक नाम देके उसको पहचानते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? नाम पद्धति या नोमेनक्लेचर। ये नाम पद्धति और नोमेनक्लेचर आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। तो इसी को कि हम उसके लक्षणों के आधार पर, हम उसके कार्यों के आधार पर उसको पहचानते हैं। तो पहचानने की जो क्रिया है, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? नाम पद्धति। अब यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा नाम आ रहा है आपका ICBN और ICZN, यानी कि ये नाम पद्धति की कुछ कहना चाहिए आधार हैं, जिसमें कि अगर हम पौधों से, जैसे यहाँ दे रखा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, तो अगर हम पौधों से रिलेटेड अगर हम करते हैं तो हमारे पास में ये नामकरण रहता है। और अगर हम जूलॉजी या जंतु से रिलेटेड करते हैं तो हमारे पास में क्या है? ICZN, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एक बार मैंने ये क्वेश्चन दिया था टेस्ट में, तो आपने यहाँ केमिस्ट्री का यूज करते हुए बच्चों ने I से आयोडीन, C से कार्बन, B से बोरोन और N से नाइट्रोजन लिख के इसको फुल फॉर्म कर दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी ICBN और ICZN के फुल फॉर्म भी आ जाते हैं। तो ये आप संस्था के नाम यहाँ पर याद कर लेना। फिर उसके बाद में देखो ये जो नाम पद्धति है, उस नाम पद्धति में हम भी, अगर आप अभी आपसे नाम पूछा जाए तो आप नाम बताओगे अपना, तो सबसे पहले नाम और फिर उसके बाद में अपन सरनेम लगाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अपना उल्टा चलता है, यहाँ पे पहले वंश का नाम आता है, फिर जाति का नाम आता है। तो ये जो पद्धति है, ये पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी थी, अंडरलाइन कर लेना इसको। और ये द्विनाम पद्धति है, जिसमें किसी भी जंतु या पौधे का हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं और उसके अंदर पहले हम वंश का नाम लिखते हैं और बाद में हम उसकी जाति का नाम लिखते हैं। तो ये दो चीज के लिए की थी, इसलिए इसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति। और इसमें आप इसका एग्जाम्पल भी देख लेना जो आपका यहाँ बुक में दे रखा है। आम का मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा यहाँ इसका वंश है और इंडिका इसकी जाति है। फिर यहाँ पे देखो ये जो नाम है, इस नाम को लिखने के लिए भी यहाँ पे कुछ नियम है।
अब ये नियम क्या है, क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी ये जितने भी नाम है आपको थोड़े अटपटे से लगते होंगे, तो ये जो नाम है ये कौन सी है, लैटिन भाषा है उसमें है। जितने भी अपने साइंस में नाम है वो सारे लैटिन के हैं, इसलिए जो है हमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। अब यहाँ पे देखो कुछ नियम है साइंटिफिक नाम या वैज्ञानिक नाम लिखने में। सबसे पहली बात तो है कि जो ये शब्द है इनको तिरछा लिखा जाता है, लेकिन हम यहाँ तिरछा नहीं लिख सकते क्योंकि हमारी लाइन कैसी होती है, सीधी होती है। तो इसलिए जो है हम इसको थोड़े से अंडरलाइन करके इसको लिखते हैं। फिर उसके बाद में जो पहला नाम है वो वंश का है, दूसरा जाति का है। फिर उसके बाद में जो पहला अक्षर है, जैसे अभी हिंदी में तो खैर दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो पहला जो अक्षर है जैसे मेंजीफेरा, तो इसमें जो एम है वो आपका कैपिटल या बड़े अक्षर का आना चाहिए, और जो इंडिका है उसका आई छोटे या स्मॉल लेटर का आना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम वंश पद इसको नाम पद्धति को यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद में देखो फिर अगली जो डेफिनेशन है वो है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हम क्या करते हैं कि वर्गीकरण अगर कहा जाए तो समानताओं और असमानताओं के आधार पर अगर हम किसी को बांटते हैं, तो आपको पहले भी एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अगर मैं आपको क्लास में कहूँ कि आप वर्गीकरण करो तो आपके पास में बहुत सारे लक्षण होंगे, उस लक्षण के आधार पे आप यहाँ वर्गीकरण करोगे, तो ये चीज क्या कहलाती है, आपकी वर्गीकरण। अब ये जो वर्गीकरण है ये मैं अभी आपको यही बस खत्म कर रही हूँ, और बाकी अपन इसको कल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।